ठीक है, तो हम लोग बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, तो बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, हमने आपको रेस्पिरेशन बताया था। रेस्पिरेशन में आपको एक फ्लो चार्ट बताया था। ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक, फिर ऑब्लिगेट एरो, फैकल्टेटिव एनारो, फिर ऑब्लिगेट एनारो, फिर फैकल्टेटिव एरो, फिर एनएरो टॉलरेंट और एरो टॉलरेंट। ठीक है, अब इसको एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल जहां पर रिक्वायर्ड होगा मैं आपको खुद बता दूंगा, एग्जाम्पल को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट राइट डाउन obligate arrow. First is obligate arrow. Are those bacteria which can survive only in the presence of oxygen. Only in the presence of oxygen. ठीक है, next is facultative anaero. Facultative anaero. Are those bacteria which are basically aerobic, but can even survive in the, are those bacteria which are basically aerobic but can survive even in the absence of oxygen. Even in the absence of oxygen. Example, mycoplasma. Mycoplasma. ठीक है, आपको बताया था माइकोप्लाज्मा में they can survive in the absence of oxygen but basically they are aerobic. थर्ड लिखिए, obligate anaero. Obligate anaero. Basically, this is not basically, obligate anaero. Are those bacteria which can survive only in the absence of oxygen. इसका भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। नेक्स्ट, CLOSPRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट, facultative aerobe. Basically,
anaerobic, but can survive in the presence of oxygen. But can survive in the presence of oxygen. ठीक है. Next, aerotolerant. Next is aerotolerant. एरोटॉलरेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेना, फिर इसको लिखेंगे. एरोटॉलरेंट का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनाएरोबिक है, ठीक है, एंड दे विल कीप ऑन रेस्पायरिंग एनाएरोबिकली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मन एनाएरोबिक है और एनाएरोबिकली ही रेस्पायर करेंगे चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी, ठीक है. जैसे कि लैक्टोबैसिलस, दही वाला बैक्टीरिया जो है, हम एरोटॉलरेंट are those bacteria which are aerobic. Are those bacteria which are anaerobic are those bacteria which are anaerobic and keeps on respiring anaerobically even in the presence of oxygen. Example, lactobacillus. ठीक है. नेक्स्ट, anaerotolerant. एनाएरोटॉलरेंट का मतलब क्या है कि वो एरोबिक है और एरोबिकली ही रेस्पायर करेंगे इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये कैसे पॉसिबल है कि एरोबिक है और एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है? तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल में ऑक्साइड्स होते हैं, सॉल्ट ऑक्साइड्स, उनके ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन गैस. तो ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक है और एरोबिकली ही रेस्पायर करेगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग ऑक्साइड्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल. समझ में आया? क्लियर है? प्रणम, are those bacteria which are aerobic and keeps on respiring aerobically even in the absence of oxygen, by utilizing oxides of salt present in soil. For example,
For example, denitrifying bacteria which converts nitrate into nitrogen gas, which converts nitrate into nitrogen gas. एक क्वेश्चन लिखिए, add on one question. There are two groups of bacteria. One aerobic, another anaerobic, present in two separate medium, if ideal condition is provided to them, will there be any difference in their growth rate? Will there be any difference in their growth rate? मैंने क्या कहा, दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एक एरोबिक है, दूसरा एनाएरोबिक है, अलग अलग मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों को जो जो चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया गया, तो क्या दोनों के ग्रोथ रेट में कोई डिफरेंस होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? जैसे कुछ लोग यस कर रहे हैं, तो क्यों होगा? क्यों होगा ये बताओ। Why there will be difference in growth rate of these two groups? कोई बताएगा? उनकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। दोनों को जो चाहिए दिया गया, जो जो वो मांगते गए सब देते गए, कंडीशन दोनों का अच्छा है, कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए, जेनरिक आंसर नहीं चाहिए। इसका स्पेसिफिक आंसर क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज सेवरल टाइम्स हायर देन व्हाट इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, सार्थक गोयल ने ठीक बोला। थर्ड आंसर लिख लीजिए, यस ग्रोथ रेट ऑफ aerobic bacteria will be much higher than that of growth rate of aerobic bacteria will be much higher than that of anaerobic bacteria because
amount of energy released during aerobic respiration is much higher than what is produced during anaerobic respiration. Next heading is nutrition. मतलब बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. दो लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताया था. एक मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, दूसरा न्यूट्रिशन. तो रेस्पिरेशन हमने कर लिया. अब हम लोग न्यूट्रिशन पे आते हैं. तो जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं वैसे आप पहले फ्लो चार्ट बना लीजिए और उसके बाद जहां जहां रिक्वायर्ड होगा दैट आई विल डिस्कस. ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. पहले इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है तो हम उसको उतने डिटेल में नहीं करेंगे. ठीक है, जितना हमारा रिक्वायर्ड है हम उतना करेंगे. तो न्यूट्रिशन को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. और शॉर्ट में कहीं कहीं कीमो ऑटोट्रॉफिक भी लिखा रहता है. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फोटो लिथोट्रॉफिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक. फोटोलिथोट्रॉफिक को हम लोग फिर दो टाइप में डिवाइड करते हैं. दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं. दैट इज पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है अपने पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, दैट इज बैक्टीरियो परप्यूरिन. और यहां पे जो है इट इज बैक्टीरियो विरिडिन. अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो यहां पे 1 है और यहां पे 2 है. ठीक है,
हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम लोग डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं. इट कैन बी पैरासिटिक, saprophytic, symbiotic. पैरासिटिक, saprophytic एंड symbiotic. इसको बना लीजिए, फिर जो हमारा रिक्वायर्ड है हम डिस्कस कर लेंगे. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नीचे क्या लिखा है? ये लिखा है बैक्टीरियो परप्यूरिन. इट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. BACTERIO PURIN, परप्यूरिन. यहां लिखा है बैक्टीरियोविरिडिन. BACTERIOVIRIDIN. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. यहां पे भी बैक्टीरियो परप्यूरिन है, यहां पे भी बैक्टीरियोविरिडिन है. बना लीजिए इसको ना. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहले इंपॉर्टेंट था, ये बहुत अब क्वेश्चन आता नहीं है इससे. ठीक है, बस खाली याद रखिएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. बस इतना ही आपको ध्यान रखना और नहीं कुछ याद रखना. राइट हेडिंग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेडिंग लिखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. भाई साहब, सर अगर हम एरोब को देखें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी, क्या बोल रहे हो यार, इतना बड़ा डाउट पूछोगे, क्या है? एक सेकंड रुक जाओ. सर अगर हम एरोब को देखें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सॉइल के ऑक्सीडाइज से ऑक्सीजन लेता है. तो अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया को लैक ऑफ ऑक्सीजन में ले तो किसका ग्रोथ चल रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई जिसने पूछा है. हंस सर अगर हम एरोब को देखें, एरोब नहीं है भाई, वो एनएरो टॉलरेंट है, ना कि एरोब है. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, क्या पूछना चाह रहे हो भैया. ठीक है, एनएरो टॉलरेंट अलग कैटेगरी है एरोबिक से. एरोबिक में तो ऑक्सीजन प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, वो सोर्स ढूंढ के फिर ऑक्सीजन लेता है उससे. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सॉल्ट से ना. रेडोनेटिंग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते क्या है? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक है. सॉरी, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कराते हैं. एनर्जी रिलीज करा के उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं और फिर उस एटीपी से खाना बनाते हैं. समझ में मैंने कहा? आर दोज बैक्टीरिया which can oxidize inorganic substance like nitrate, nitrite, ammonia, etc. And during this process of oxidation, there is a release of energy. That energy is stored in form of ATP, and that ATP is utilized for production of food. Okay, write down. Are those bacteria which can oxidize inorganic substance such as nitrate, nitrite, ammonia, etc. During this process,
there is release of energy. There is release of energy. That energy is stored in form of ATP, and that ATP is utilized for production of food. प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये एक प्रोसेस है जो सॉइल में होता है, ठीक है। ये नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी 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 अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि पहले अमोनिया जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट और ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस। मतलब या तो ये अकेले कर लेगा या इस बैक्टीरिया के साथ मिलकर करेगा या ये अकेले कर लेगा इसके साथ मिलकर करेगा, एंड और लिखा हुआ है। एंड देन दिस नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर एंड और नाइट्रोसिस्टस, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। इसको बना लीजिए ऐसे, इसको लोग मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे ये प्रोसेस को। इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। डिनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट जो है ना ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता। पढ़ेंगे इसको, हम लोग पढ़ना है मिनरल न्यूट्रिशन में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक 12th चैप्टर में है। Nitrobacter and or Nitrocystis, NITROCYSTIS, Nitrocystis and or Nitrococcus, 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 okay। now हाँ स्पेस नहीं होगा, नाइट्रोकोकस है। बैक्टीरियोफाइटिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या लिख रहे हो यार, नहीं समझ में आया क्या लिखा। मुझसे पर्सनल में पूछ लेना, पर्सनल चैट में पूछ लेना क्वेश्चन जो पूछ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन लिखिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया play important role in cycling of nutrient, such as iron, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. Iron, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. Cycling of nutrient such as iron, sulfur,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, लिख लिया। ना नेक्स्ट, ये लिख लिया। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 2013 या 13 के पेपर में होगा मेरे हिसाब से। 2013, हाँ 13 के पेपर में होगा, देखना आपको मिलेगा। उसमें ना कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए थे और आपसे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। तो जनरली ऑटोट्रॉफिक जब हम अपना खाना खुद बनाने की बात है तो हमारे दिमाग में आता है प्लांट्स, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट वगैरह जो है वो ऑटोट्रॉफिक हम लोग बोलते हैं जनरली प्लांट। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो भी तो अपना खाना बना रहे हैं, वो भी तो ऑटोट्रॉफिक है। तो उसमें दो नाम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस का भी था, या नाइट्रोबैक्टीरिया नाइट्रोकोकस जो भी था, दो नाम इनका भी था। तो ये भी तो ऑटोट्रॉफिक है, तो आपको इनको भी इंक्लूड करना था। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, प्लांट्स को ले लिया, algae को ले लिया, हायर प्लांट्स algae को ले लिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को ले लिया, लेकिन बैक्टीरिया को छोड़ दिया, जबकि ये भी तो ऑटोट्रॉफिक है। ये क्वेश्चन देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया था। ठीक है, आपसे ऑटोट्रॉफिक पूछा जा रहा है, ना कि फोटो ऑटोट्रॉफिक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑटोट्रॉफिक बोलने पे सारे ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरिया में देखें तो मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया है दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, एंड दीज बैक्टीरिया कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, अगर हम बेनिफिशियल एक्टिविटीज का देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, ठीक है, देन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के नाम रटने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बुक आपके पास जो भी होंगे उसमें आपको नाम दिया होगा कि ये बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक, जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता 20-25 नाम याद करने का, क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कभी बाई चांस आ जाएगा तो प्रणाम करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आता नहीं है क्वेश्चन। जनरली लोग, आप लोग याद करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको उससे बुक में क्वेश्चंस मिलते तो आप कहते हो, जैसे अभी आप पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन करोगे किसी बुक उठा के तो उसमें आपको मिलेगा कि क्यूरिंग ऑफ टोबैको में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, रेटिंग ऑफ जूट में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। तो ये सब चीज जो है, ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। 70s 80s में ये क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी भी आप घूम फिर के रिसाइकिल होकर आपको बुक्स में मिलेंगे, बट आपको उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वो आप अब वो क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है नहीं। मुझे पता है आप मेरे से डाउट पूछोगे, मैं आंसर ही बता दूंगा, बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अननेसेसरी लोड अपने दिमाग पे नहीं डालना। ठीक है, चलिए थर्ड, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, most of the bacteria are heterotroph. They can be beneficial, they can be beneficial as well as they can be beneficial as well as harmful to plants, beneficial as well as harmful to plants. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, beneficial activities are
First, production of curd by lactobacillus. अभी ये नाम आपको बताया थोड़ी देर पहले. Production of curd by lactobacillus. Second, nitrogen fixation by rhizobium. Nitrogen fixation by rhizobium. R-H-I-Z-O-B-I-U-M. Rhizobium. Third, production of different kinds of antibiotics. ठीक है. अभी एक बच्चे ने एक मैसेज भी दिया कि सर एनसीईआरटी में तो मोनेरा बहुत छोटा दे रखा है. सही बात है. रिया का मैसेज था सर. देखो, दो चीजें है. पहला, मैंने आपको बताया कि मैं इसमें 8 चैप्टर का पार्ट भी कवर कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल का, तो वो पार्ट कवर हुआ. दूसरा, एनसीईआरटी की सब प्रॉब्लम क्या है बेटा? एनसीईआरटी जो है ना वो मिल्क पाउडर है. ठीक है. एनसीईआरटी बहुत कंडेंस बुक है. ठीक है. तो हमें उसको मिल्क बनाना है तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल के घोलना पड़ेगा, गर्म पानी. तो वही काम मैं कर रहा हूँ. मैं एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम जाऊंगा. ठीक है. एनसीईआरटी के आसपास ही रहूंगा. मुश्किल से 10% में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बट आपको उससे बाहर नहीं पढ़ना है. नहीं तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है. पहले हम लोग भी पढ़ाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है. तो एनसीईआरटी आपको पढ़ने का मैंने तरीका बताया. कि आप पहले नोट्स पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा. ठीक है. तो आपका पहला रहेगा कि आप नोट्स को अच्छे से पढ़ें और फिर एनसीईआरटी पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन करें. ओके ना. नेक्स्ट, तो मैंने बेनिफिशियल एक्टिविटी आपको बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर various plant and animal diseases. Plant disease such as जो पहला वाला नाम बताऊंगा ना उसको हर हाल में याद रखिएगा. इससे n नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा. बाकी मैं 2-3 नाम बताऊंगा, लेकिन पहला वाला नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हर हाल में याद रखना है. ठीक है. फर्स्ट इज Xanthomonas citrus. It is responsible for citrus canker. Second, Xanthomonas oryzae. Xanthomonas oryzae. It is responsible for bacterial blight of rice. Third, Xanthomonas
Malvacerum. It is responsible for black arm disease of cotton. Black arm disease of cotton. हम बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर में नहीं जाएंगे, हमें प्लांट नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। बाइनोमियल यहाँ भी होता है, बट हम नहीं जाएंगे उसमें डिटेल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनिमल, bacteria is responsible for disease such as bacteria is responsible for disease such as cholera, typhoid, anthrax, ANTHRAX, leprosy, tetanus, etc. Tetanus, etc. ठीक है। नाम कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरा ये कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस करता है, लेप्रोसी जो है, टीबी भी लिख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बट नाम मैं बताऊंगा नहीं, जूलॉजी में आप लोग पढ़िएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ब्लाइट का मतलब होता है कि डेड टिश्यू बनना, ठीक है। आप देखोगे लीफ के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक डेड टिश्यूज दिखेंगे, दैट इज ब्लाइट। इनके आसान नाम वो बाबा रामदेव बताएंगे, मेरे पास तो नहीं है बेटा। कॉलेरा को कॉलेरा ही कहते हैं, टाइफाइड को टाइफाइड ही कहते हैं, एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स ही कहते हैं, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और टीबी को टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। लोकली तो बता दिया। अरे कॉलेरा को कॉलेरा ही कहते हैं यार, कॉलेरा हो गया कहते नहीं है, ठीक है। टाइफाइड को टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड हुआ है, बुखार वगैरह। एंथ्रेक्स जनरली कैटल्स में होता है, लेकिन कैटल से ह्यूमंस में भी आ जाता है, ठीक है। और लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है, डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। इसका ट्यूबरकुलोसिस जिसमें लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। नहीं, लेप्रोसी में ब्रेन ट्यूबर नहीं होता है, डिजेनरेटिव डिजीज है। लेप्रोसी में क्या होता है ना, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो वी आर थ्रू विथ किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट हेडिंग इज किंगडम प्रोटिस्टा। फाइनली हमारा मोनेरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज किंगडम प्रोटिस्टा। अंश शर्मा लगता है आज ग्लूकॉन डी पी के बैठा है क्लास में, हाइपर एक्टिव है, ऐसा लगता है पूरा चैप्टर। ये बड़ा चैप्टर है इसमें, ठीक है। इसमें 3 अभी 2 किंगडम और रहते हैं, उसका फिर वायरस भी है, उसके बाद फिर वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स। वायरॉइड्स प्रियॉन्स तो छोटे छोटे हैं, लाइकेंस हैं। तो ये बड़ा चैप्टर है। पहले में सबसे ज्यादा जो है बड़ा चैप्टर यही है, अगर मतलब नंबर ऑफ पेजेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो। बाकी सब मॉर्फोलॉजी थोड़ा बड़ा होगा, बाकी बहुत बड़ा बड़ा नहीं। किंगडम प्रोटिस्टा, ओके ना। अभी तो सदियां बीत जाएंगी, नहीं सदियां नहीं बीतेंगी, जून में खत्म कर देंगे। ऐसा मत बोलो, मैं स्पीड बढ़ा लूंगा, फिर आप बोलोगे सर खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए साथ में। मैंने भी फास्ट एंड फ्यूरियस देखा हुआ, नीड फॉर स्पीड,
तो आप बोलो नीड फॉर स्पीड, देखो फिर मैं कैसे पढ़ाता हूं। क्लास ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, बात कर लूंगा मैं, क्लास ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे ही कम है। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किसने ये किंगडम बनाया था? किंगडम प्रोटिस्टा किसने बनाया था? किसने ये किंगडम बनाया था, किंगडम प्रोटिस्टा? हैकल ने। वेरी गुड, राइट ऑन। दिस किंगडम वाज क्रिएटेड बाय Ernst Haeckel. This kingdom was created by Ernst Haeckel. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। This kingdom includes all unicellular eukaryotic organism, all unicellular eukaryotic organism, irrespective of whether they are autotrophic, irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic, irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic. समझ में आया? कि वो खाना बना सके ना बना सके इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है या अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो इसी में होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा से समझ लो, पॉइंट को फिर लिखेंगे। जो इस किंगडम का बाउंड्री है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। What may be plant for one biologist can be photosynthetic protist for another biologist. मतलब क्या हो? देखो, जैसे कि क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो दीज आर यूनिसेलुलर algae, यूनिसेलुलर ग्रीन algae। कुछ बायोलॉजिस्ट लोगों का कहना है कि भाई ये तो फोटोसिंथेसिस अपना कर सकता है, इसको प्लांट होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बट जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो किंगडम, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है, इसको कहाँ रहना है? प्रोटिस्टा में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, और एक दो बार आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ग्रीन algae क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू, तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास ऑलवेज बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे वही तो मैं बता रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन यू विल आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ग्रीन algae, देन यू विल से क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये समझ में आया? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू विच किंगडम, सो एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में आया? ये समझ में आया सबको पॉइंट? Radon, boundary of this kingdom is not well defined. Boundary of this kingdom is not well defined. What may be photosynthetic protist for
photosynthetic protist for one biologist can be plant for another biologist. Can be. Boundary of this kingdom is not well defined. What may be plant for one biologist, plant for one biologist can be photosynthetic protist for another biologist. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Members are primarily aquatic. Members are primarily aquatic. Members are primarily aquatic. Can be freshwater or marine. Members are primarily aquatic. Can be freshwater or marine. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. This kingdom serves as connecting link between Kingdom Monera and rest of the multicellular kingdom. Kingdom Monera and rest of the multicellular kingdom. ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू रहेगा. ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन कीजिए. मोनेरा खत्म हो गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया. ओके, थैंक्स.